प्यारे छात्रों, इस वीडियो में हम लोग बायोलॉजी के चैप्टर 8 जीव जनन कैसे करते हैं उसका शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हम इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख चुके हैं, इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसका शॉर्ट क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न एवं अति लघु उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए हम लोगों के सामने है डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है। तो देखिए, प्रजनन की मूल घटना है डीएनए की दो प्रतिकृतियां तैयार करना। इसके लिए कोशिकाएं रासायनिक अभिक्रियाएं करती है जिससे डीएनए की दो प्रतिकृतियां बन जाती है। इन प्रतिकृतियों को अलग होने के लिए एक अलग कोशिकीय संरचना की आवश्यकता होती है। डीएनए की दोनों प्रतिकृतियां अलग होकर दो कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार प्रजनन में दो कोशिकाओं को बनाने के लिए डीएनए प्रतिकृति आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। जीवों में जो विभिन्नता है वह स्पीशीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। क्यों? इस बात को देखना है। तो जीवों में विभिन्नताओं की किसी जीव के अस्तित्व के लिए आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसके जीवित रहने पर कुछ विभिन्नताओं का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता। वह समानता के आधार पर अधिक अनुकूल होता है। लेकिन डीएनए की दो प्रतिकृतियां बिल्कुल समान नहीं होती है। उनमें कुछ न कुछ विभिन्नताएं अवश्य होती है जो धीरे धीरे गहरी होती जाती है। जनन में होने वाली ये विभिन्नताएं अंततः नई स्पीशीज के विकास में योगदान देती है तथा जैव विकास का आधार बनती है। अतः विभिन्नताएं स्पीशीज के उद्भव के लिए आवश्यक है लेकिन जीव के जीवित रहने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है। तो हम लोग पढ़ते समय भी देख लिए हैं द्विखंडन और बहुखंडन को। चलिए इसमें भी देख लेते हैं। द्विखंडन इस विधि द्वारा द्विखंडन जो होता है, इस विधि द्वारा एक कोशिकीय जीवों में दो भागों में विभक्त होता है और प्रत्येक भाग एक नए जीव में विकसित होता है। जैसे अमीबा जो है, पैरामीशियम जो होता है वह। बहुखंडन इस विधि में एक कोशिकीय जीव अनेक भागों में विभक्त होता है तथा प्रत्येक भाग एक नए जीव का विकसित होता है। जैसे मलेरिया परजीवी है ना, ये जो है प्लाज्मोडियम, ये जो है बहुखंडन विधि के द्वारा होता है। ठीक है, तो हम लोग देख लिए द्विखंडन में केवल दो नए जीव उत्पन्न होते हैं जबकि बहुखंडन में बहुत सारे नए जीव उत्पन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है। तो देखिए, बहुत से सरल कोशिकाएं जीवों के वृत्त पर एक कैप्सूल जैसी संरचना होती है जिसे बीजाणुधनी कहते हैं। बीजाणुधनी में बहुत सी जीवाणु भरे होते हैं। ये बीजाणु बड़ी संख्या में होते हैं। इस प्रकार के बीजाणुधनी में एक बड़ी संख्या में नए जीव उत्पन्न हो सकते हैं। इस प्रकार यह ऐसे जीवों के लिए लाभदायक होता है जिनमें जनन जीवाणु द्वारा होते हैं, जैसे राइजोपस। ठीक ना। क्या आप कुछ कारण सोच सकते हैं जिससे पता चलता हो कि जटिल संरचना वाले जीव पुनरुद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर पाते हैं।
जो अति जटिल संरचना वाले जीव है वह पुनर्उद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, जटिल संरचना वाले जीव पुनर्उद्भवन द्वारा नई संतति उत्पन्न नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे जीवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। ऐसे जीवों में एक विशिष्ट कार्य करने के लिए विशिष्ट अंगों की आवश्यकता होती है। ऐसे जीवों में श्रम विभाजन होता है। पुनर्उद्भवन विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा होता है। ऐसी कोशिकाएं जटिल जीवों में नहीं होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का क्यों उपयोग किया जाता है? तो देखिए, कायिक प्रवर्धन केवल ऐसे पौधों में ही संभव है जिनके जड़, तना, पत्तियों में नए पौधों को उगाने की क्षमता होती है। कुछ पौधों में बीज नहीं होते ऐसे पौधों को केवल कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाया जा सकता है। कायिक प्रवर्धन बीज रहित पौधों को उगाना संभव बनाता है। केला, नारंगी, जामुन, जास्मीन व गन्ने में बीज बनने की क्षमता कम है या बिल्कुल नहीं, अतः ऐसे पौधे कायिक प्रवर्धन द्वारा ही उगाए जा सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को हम लोग देख लिए। अब अगला क्वेश्चन है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है? तो देखिए, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक है। यह जनन के लिए एक मूल घटना है। डीएनए की दो प्रतिकृतियों से ही जनक कोशिका की दो कोशिकाएं बनती हैं। ये दोनों प्रतिकृतियां अलग होना आवश्यक है, तभी जनन हो सकता है। इसके लिए एक अलग से कोशिकीय संरचना आवश्यक है। एक प्रतिकृति नई संरचना में तथा एक मूल कोशिका में रह जाती है। एक प्रतिकृति जो होती है वह नई संरचना में रहती है तथा एक मूल कोशिका में रह जाती है। इस प्रकार दो प्रतिकृतियां दो नई कोशिकाएं बनाने में सहायक करती है और जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कि परागकण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न है? तो परागण जो है परागकोश के परागण जो होता है परागकणों के परागकोश से वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया को परागण क्रिया कहते हैं। इस क्रिया में किसी प्रकार की दो कोशिकाओं में संलयन नहीं होता है। यह निषेचन से पहले की क्रिया है। निषेचन में नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तथा युग्मज बनता है। यह परागण के बाद की क्रिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? शुक्राशय एवं प्रोटेस्ट ग्रंथि की क्या भूमिका है? तो नर जनन तंत्र में कुछ ग्रंथियां जैसे शुक्राशय व प्रोटेस्ट ग्रंथियां होती है। इन ग्रंथियों के स्राव शुक्राणु के द्वारा मिलते हैं। इस प्रकार शुक्राणु एक द्रव में आ जाते हैं। यह द्रव शुक्राणुओं के स्थानांतरण को आसान बनाता है। यह द्रव शुक्राणुओं को पोषण भी प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है, यौनारंभ के समय लड़कियों में कौन परिवर्तन दिखाई देते हैं? तो यौनारंभ के समय लड़कियों में निम्न परिवर्तन दिखाई देते हैं। स्तनों के आकार में वृद्धि होने लगता है। स्तनाग्र की त्वचा का रंग गहरा होने लगता है। रजोधर्म प्रारंभ होने लगते हैं। त्वचा तैलीय हो जाती है। चेहरे पर मुहासे निकलने लगते हैं। श्रेणी भाग चौड़ा तथा नितंब भारी हो जाते हैं। नितंब जो होता है वह भारी हो जाते हैं। आवाज महीन एवं सुरीली हो जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण
भ्रूण को जो है पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। तो प्रोटेस्टा नली हम लोग देखे हुए थे। निषेचन के बाद युग्मंज बनता है जो धीरे धीरे भ्रूण में विकसित होने लगता है। भ्रूण गर्भाशय की भित्ति से चिपक जाता है। इस प्रकार इम्प्लांटेशन, इस क्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। भ्रूण माता के शरीर से अपना भोजन प्राप्त करता है। इसके लिए एक विशिष्ट ऊतक जिसे प्लेसेंटा कहते हैं होता है। यह एक तस्तरी नुमा संरचना है जो गर्भाशय की भित्ति में घुसा होता है। माता के गर्भाशय की भित्ति बिलाई से बनी होती है जो गर्भाशय का क्षेत्रफल बढ़ाता है। इससे भ्रूण को अधिक ग्लूकोज व ऑक्सीजन मिलती है। इस प्रकार भ्रूण माता के शरीर से अपना पोषण प्राप्त करता है। यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग कर रही हो तो क्या यह उसकी यौन संचरित रोग से रक्षा करेगा? यदि कोई महिला कॉपर्टी का प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचरित रोग से रक्षा नहीं करेगा। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ईस्ट में होता है। निम्न में कौन सा मानव में जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो वह शुक्रवाहिका है। परागकोश में होता है परागकण। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में के क्या लाभ है? तो देखिए, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन में निम्न लाभ है। लैंगिक जनन से जनन संतति में विविधता आती है। जीव के नए युग्मक बनते हैं जिसके कारण आनुवांशिक विविधता का विकास होता है। नए जीवों के विकास में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव में वृषण के क्या कार्य हैं? तो नर में प्राथमिक जनन अंग अंडाकार आकृति का वृषण होता है। यह प्राथमिक जनन अंग है। नर में एक जोड़ी वृषण उदर गुहा के बाहर छोटे अंडानुमा मांसल संरचना में रहते हैं जिसे वृषण कोश कहते हैं। वृषण में शुक्राणु तथा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की उत्पत्ति होती है। वृषण कोश शुक्राणु बनने के लिए उचित ताप प्रदान करता है। ऋतुस्राव होता है। ऋतुस्राव क्या होता है? तो देखिए, यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो वह एक दिन बाद नष्ट हो जाता है। गर्भाशय भी निषेचित अंडाणु को प्राप्त करने की तैयारी करता है। गर्भाशय की दीवार मोटी तथा स्पंजी हो जाती है, लेकिन निषेचन न होने पर यह धीरे धीरे टूटती है और रुधिर व म्यूकस के रूप में योनि मार्ग से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को रजोधर्म या ऋतुस्राव कहते हैं। अतः ऋतुस्राव निषेचन न होने की अवस्था में होता है। पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो इस तरह से आप लोगों को चित्र बना देना है जिसमें इसको दिखा देना है कि यह परागकोश कहलाता है, ये जो है वर्तिकाग्र कहलाता है, ये जायांग ये होता है, ये अंडाशय होता है, ये बाह्यदल कहलाता है, अंडाणु यह है, तंतु यह है। ठीक है। गर्भ निरोधक की विभिन्न विधियां कौन सी है या परिवार नियोजन की स्थिति अस्थायी विधियां कौन सी है? किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। तो गर्भ निरोधक के लिए बहुत सी विधियों का विकास किया गया है जो निम्न है कि अवरोधिका विधियां ये जो है यह है। इन विधियों में कंडोम, मध्यपट और गर्भाशय ग्रीवा आच्छाद्य का उपयोग किया जाता है।
ये मैथुन के दौरान मादा जननांग के शुक्राणुओं के प्रवेश को रोकता है। दूसरा है रासायनिक विधियां। इस प्रकार की विधियों में स्त्री दो प्रकार मुखिया गोलियां, दो प्रकार ये जो है मुखिया गोलियां तथा योनि गोलियां प्रयोग करती है। ये गोलियां मुख्यतः हार्मोन से बनी होती है जो अंडाणु के डिंबवाहिनी नलिका में उत्सर्जन से रोकती है। तीसरा है शल्य या अस्थायी विधियां। इस विधि में पुरुष शुक्र वाहिका या स्त्री की डिंबवाहिनी नली के छोटे से भाग को शल्य क्रिया द्वारा काट या बांध दिया जाता है। इसे क्रमशः नर नसबंदी या स्त्री नसबंदी कहते हैं। ठीक है। एक पद्धति में क्या कोशिक एवं बहुकोशिक, एक पद्धति में क्या कोशिक एवं बहुकोशिक जीवों की जनन अंतर है। तो देखिए, एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका होता है। इनमें जनन के लिए अलग से कोई उत्तक या अंग नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है। अतः इनमें जनन केवल द्विखंडन या बहुखंडन द्वारा ही हो सकता है। कुछ जीवों जैसे ईस्ट में मुकुलन द्वारा भी जनन होता है। बहुकोशिकीय जीवों का शरीर बहुत सी कोशिकाओं से बना होता है। इनमें जनन के लिए अलग से ऊतक या जनन तंत्र की आवश्यकता होती है। अतः इनमें अलग जनन लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार की, इसमें लैंगिक व अलैंगिक दोनों प्रकार से होता है जनन। ठीक है। तो यहाँ पर है एक पद्धति में एक कोशिकीय लिख दीजिएगा। यहाँ पर एक कोशीय एवं बहुकोशिकीय जीव में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जनन किसी स्पीशीज की समष्टि में स्थायित्व में किस प्रकार सहायक होता है। जनन किसी स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व में किस प्रकार सहायक होता है। तो देखिए, अपनी जनन क्षमता का उपयोग कर जीवों की समष्टि पारितंत्र में स्थान अथवा निकेत ग्रहण करते हैं। जनन के दौरान डीएनए प्रतिकृति का बनना जीव की शारीरिक संरचना एवं डिजाइन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उसे विशिष्ट निकेत के योग बनाती है। अतः किसी प्रजाति स्पीशीज की समष्टि के स्थायित्व का संबंध जनन से है। गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं। तो जनन एक ऐसा प्रक्रम है जिसके द्वारा जीव अपनी समष्टि की वृद्धि करते हैं। एक समष्टि में जन्म दर एवं मृत्यु दर उसके आकार का निर्धारण करते हैं। जनसंख्या का विशाल आकार बहुत लोगों के लिए चिंता का विषय है। इसका मुख्य कारण यह है कि बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्रत्येक व्यक्ति के जीवन स्तर में सुधार लाना आसान कार्य नहीं है। अतः जनसंख्या की बढ़ती हुई संख्या पर नियंत्रण रखना जरूरी है। इसलिए गर्भ निरोधक युक्तियां अपनानी चाहिए। अति लघुत्तम प्रश्न में देखते हैं कि कायिक प्रवर्धन की परिभाषा लिखिए। तो पौधों में किसी भी कायिक भाग से जब इसी अवस्था से जनन हो जाता हो तो उसे कायिक प्रवर्धन कहते हैं। पुमंग एवं जायांग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पुमंग पुष्प के नर जननांग है, जबकि जायांग पुष्प के मादा जननांग है। ठीक है। आवृत्ति विजय बाह्य अंडप के अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये जो है एक अंडप के विभिन्न भाग हैं। अंडाशय के अंदर उपस्थित एक बीजाणु तथा एक बीजीय के आंतरिक संरचना है, जो इस तरह से करेंगे। तो एक जो है ये वाला जो है यह है एक अंडाशय के विभिन्न भाग, और बी जो है
ये बी जो है, ये ए है, ये ए है, ठीक है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। तो ये क्या बताता है कि एक अंड के विभिन्न भाग, एक अंड के विभिन्न भाग है। और बी क्या है, अंडाशय के अंदर उपस्थित एक बीजांड। और सी क्या है, एक बीजांड के आंतरिक संरचना, ठीक है। तो ये एक अंड हो गया, एक अंडाशय के अंदर उपस्थित बीजांड हो गया और एक बीजांड के अंदर ये आंतरिक संरचना हो गया। यानी कहने का मतलब है कि इसको तोड़ने पर यह मिलेगा और इसको छोटा सूक्ष्म रूप में देखने का यह मिलेगा। तो इसमें देखिए, पहले हम देखेंगे कि एक अंड के विभिन्न भाग क्या होते हैं। वर्तिकार, वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होता है, अंडाशय होता है। ये जो है सिर्फ इतना देखिए, वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय और ये पुष्प जो है पुष्पासन, ठीक है। जब इसका जो है ये अंडाशय के अंदर उपस्थित एक बीजांड को जब हम देखेंगे तो उसमें जो है यह होता है, ये बीजांड होता है, ठीक है। ये जो है अग्नाशय होता है, ये वर्तिकाग्र होता है। अब जो है इस बीजांड के अंदर जो क्या क्या भाग होता है, तो यह देखेंगे कि नाविका होता है, निभाग होता है, बाह्य कवच होता है, अंतः कवच होता है, बीजांड काय होता है, प्रतिमुख कोशिकाएं होती है, द्वितीय केंद्रक होते हैं, अंड कोशिका होता है, सहायक कोशिका होता है, ठीक ना। चलिए, ये फल तथा बीज निर्माण करने वाले पुष्प के भागों का नाम बताइए। तो फल अंडाशय में से तथा बीज जो है बीजांड से बनते हैं। परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं? छोटी परिवार के महत्व को समझाइए। तो देखिए, हम सभी जानते हैं परिवार नियोजन जो होता है जनसंख्या में वृद्धि की रोक ही परिवार नियोजन होता है। तो परिवार कल्याण हेतु बच्चों की संख्या सीमित कर परिवार को नियोजित करने की प्रक्रिया को परिवार नियोजन कहते हैं। जैसे आप जानते हैं कि लोकोक्ति निकलता है, बच्चे कम सुखी हम। यदि परिवार में बच्चों की संख्या सीमित होगी तो वह परिवार अधिक सुखी जीवन तथा अच्छा रहन सहन रख सकेगा। अगला क्वेश्चन है, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है? उदाहरण दीजिए। या फिर इसी को ऐसे पूछा जा सकता है कि पौधों में कायिक प्रजनन की दो विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। यह 12 और 16 में पूछा गया है। या कायिक जनन किसे कहते हैं? तने द्वारा इस विधि का एक उदाहरण दीजिए। यह 14 और 17 में पूछा गया है। या कायिक जनन किसे कहते हैं? पौधों में इस विधि से क्या लाभ है? यह 15 और 17 में पूछा गया है। या पादपों में अलैंगिक जनन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इन सारे चीजों से मैंने इस तरह से क्वेश्चन आपको बदल बदल करके किया जा सकता है। तो देखिए, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया कायिक जनन यानी अलैंगिक जनन विधि द्वारा होता है। इसके अंतर्गत पौधों में किसी कायिक अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, कलियों द्वारा नया पौधा तैयार हो जाता है। पौधों में कायिक जनन की दो प्रमुख विधियां जो है कलम लगाना व दाब लगाना है। तो कलम लगाना क्या होता है? इस विधि में तने के कलिका युक्त छोटे छोटे टुकड़े काट लिए जाते हैं। इन टुकड़ों को कलम कहते हैं। इनके निचले सिरे को उचित स्थान पर भूमि में दबा देते हैं, जिनसे कुछ दिनों बाद जड़ें निकल आती है और उपस्थित कलिकाएं वृद्धि करके नया पौधा बना लेती हैं। गुलाब, जैसे कह सकते हैं गुलाब, कैक्टस, अनास, गुड़हल आदि में हम कलम से ही पौधे उगाते हैं। गन्ने में कलम को भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में दबा देते हैं। दूसरा क्या होता है? दाब लगाना। दाब लगा करके कैसे करते हैं? कुछ पौधों में हम पौधे की किसी शाखा को झुकाकर नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ समय बाद
इससे जड़ निकल आती है और इसके बाद नए नए पौधे बन जाती है। नई पौधों को इसके पैतृक पौधों से काट कर अलग कर देते हैं। यह वृद्धि करके पूर्ण पौधे बना सकते हैं। बेली, चमेली, कनेर आदि यह विधि अपनाई जाती है। कायिक जनन से क्या लाभ है कि जिन पौधों में बीज नहीं बनते जैसे केला, अंगूर व अनानास, इनमें कायिक जनन द्वारा नए पौधे उगाते हैं। ठीक है, नए पौधे कम समय में उत्पन्न हो जाते हैं। नए पौधे मातृ पौधे के समान होते हैं, इनमें विभिन्नताएं नहीं होती हैं। पौधों के विशेष ऐच्छिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी रखा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, स्वपरागण व पर परागण में अंतर बताइए तथा एक एक उदाहरण दीजिए, या परागकण के महत्व का वर्णन कीजिए, या स्वपरागण के लिए आवश्यक अनुकूल तथा इसके लाभ एवं हानि बताइए। तो देखिए, स्वपरागण और पर परागण में अंतर हम लोग देख सकते हैं। स्वपरागण में देख सकते हैं पुष्प का द्विलिंगी होना आवश्यक है। स्वपरागण में नर और मादा भाग जो है पुमंग और जायांग एक साथ परिपक्व होना आवश्यक होता है। पुंकेसर व स्त्री केसर में एक प्रकार स्थित होते हैं कि परागकण आसानी से वर्तिकाग्र पर पहुंच जाए। पुष्प प्रायः अनाकर्षक, छोटे, सुगंध रहित तथा मकरंद रहित होते हैं। कुछ पौधे के पुष्प बंद ही रहते हैं, कभी खुलते नहीं हैं, जैसे मटर। ठीक ना। और जबकि पर परागण में क्या होता है, पुष्प द्विलिंगी अथवा एक लिंगी हो सकते हैं। नर एवं मादा पुष्प अलग अलग पौधों पर भी हो सकते हैं। अधिकतर अवस्थाओं में नर तथा मादा भाग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं। अनेक बार केसर और जायांग भाग प्रायः एक प्रकार के अवस्थित होते हैं कि परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर नहीं पहुंच सकते हैं। वायु परागित पुष्पों को छोड़कर पुष्प प्रायः गंधयुक्त, आकर्षक, बड़े तथा छोटे तो समूह में व्यवस्थित होते हैं। सभी पुष्प खुलते हैं तथा अपने जनांगों को अनावृत होने देते हैं, जैसे गुलाब। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्या है? बाह्य निषेचन में बाह्य एवं अंतः निषेचन में अंतर बताइए। तो देखिए, युग्मकों यानी एक नर व एक मादा के संलयन को निषेचन कहते हैं। जब निषेचन मादा जंतु के शरीर से बाहर होता है तो इसे बाह्य निषेचन कहते हैं। इसके विपरीत यदि निषेचन मादा जंतु के शरीर के अंदर होता है तो उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पौधों तथा जंतुओं में अलैंगिक व लैंगिक जनन में अंतर बताइए। हम लोग बुक को पढ़ते समय देख ले रहे हैं चैप्टर को, फिर भी हम देख लेते हैं अलैंगिक जनन और ये लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है। इसमें एक ही जनक होते हैं, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, अतः सभी विभाजन समसूत्री विभाजन ही होते हैं, निषेचन नहीं होता है। नए जीव पूर्णतया जनक के समान गुणों वाले होते हैं। जबकि लैंगिक जनन क्या होता है, संतान की उत्पत्ति के लिए प्रायः 2 जनकों का होना आवश्यक है। युग्मकों के निर्माण के लिए अर्धसूत्री विभाजन होता है। युग्मकों का संलयन, जिसे प्रायः निषेचन कहते हैं, होता है। संतति के लक्षणों में परिवर्तन पाया जाता है। इनमें दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया लैंगिक जनन। अगला क्वेश्चन है, एक मानव शुक्राणु का नामांकित चित्र बताइए
तथा उस कोशिका का उल्लेख कीजिए जिससे इसका निर्माण होता है। ठीक है, तो शुक्राणु एक विशिष्ट दीर्घित पुच्छयुक्त कोशिका है जो पोषक तरल बीज यानी बीज में रहता है। यह नर युग्मक है जिसका निर्माण शुक्राणु जन कोशिका अर्धसूत्री विभाजन से होता है। बीज में सहस्त्रों की संख्या में शुक्राणु होते हैं, यानी बहुत ज्यादा संख्या में शुक्राणु होते हैं। तो ये देखिए, ये जो है एक शुक्राणु का हम लोग फिगर देख सकते हैं। जो ऊपर वाला भाग सिर होता है, ये गुणसूत्र होता है, ये भाग ग्रीवा कहलाता है, सेंट्रियोल्स ये भाग कहलाता है, साइटोप्लाज्म ये भाग कहलाता है, सर्पिलायक ग्रंथित यह भाग कहलाता है, एकिसियल तंतु यह कहलाता है, पूंछ यह कहलाता है। तो मानव का एक शुक्राणु यह है। जनसंख्या विस्फोट क्या है? जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियां तथा बचाव का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, या मानव जनसंख्या से उत्पन्न समस्याओं यानी 4 हानियां बताइए, या जनसंख्या वृद्धि का मानव समाज पर दुष्प्रभाव पर संक्षिप्त निबंध लिखिए, या इसी क्वेश्चन को कह सकते हैं जनसंख्या वृद्धि से होने वाली हानियों का उल्लेख कीजिए तथा इसकी वृद्धि को रोकने का उपाय कीजिए। तो देखिए, किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या का उस स्थिति तक बढ़ जाना कि उस क्षेत्र में उपलब्ध खाद्य सामग्री व जल तथा अन्य प्राकृतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त हो जाए, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। इससे निम्नलिखित प्रमुख हानियां हैं जो है समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। अपर्याप्त भोजन, कुपोषण आदि के कारण बच्चों की मृत्यु दर बढ़ना, दुर्लभ संतति उत्पन्न होना। ठीक है, अपर्याप्त आवासों के कारण गंदे आवासों पर रहना जिससे अनेक बीमारियां फैलती है। अपर्याप्त वस्त्रों व साधनों के कारण विषम परिस्थितियों जैसे भीषण गर्मी व सर्दी में अकाल मृत्यु हो जाना। अपर्याप्त रोजगार के अवसर के कारण बेरोजगारी जो मानसिक तनाव व अवधारणाओं को बढ़ावा देती है। जनसंख्या वृद्धि को रोकने का कारण जो है निम्न हो सकते हैं। शिक्षा की सुविधाओं का अत्यधिक विस्तार होना चाहिए। प्रति परिवार बच्चों की संख्या निर्धारित की जानी चाहिए। विवाह की आयु स्त्रियों के लिए कम से कम 21 वर्ष तथा पुरुषों के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। गर्भपात को ऐच्छिक एवं सुविधापूर्ण बनाया जाना चाहिए। परिवार कल्याण कार्यक्रम को अधिक प्रभावी बनाना चाहिए। ठीक है, तो इन सारी चीजों से हम जनसंख्या जो है को रोक सकते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के कोई 4 कारण लिखिए। तो भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख 4 कारण यह है कि जन्म दर का अत्यधिक तथा मृत्यु दर का कम होना, विवाह बंधन, विवाह की आयु कम तथा वंश चलाने हेतु संतान व भी पुत्र की अनिवार्यता, अनेक प्रकार के अंधविश्वास तथा अशिक्षा, संतति निरोध का अल्प ज्ञान होना। तो इन सारे चीजों से जनसंख्या वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोग इस चैप्टर का जो है शॉर्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए। अब हम लोग इसका लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं।